नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मिशन 2024 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी ने हमेशा की साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई हुई है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कई फॉर्मूलों पर काम कर रही है। आज ये पता लगा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 38 सदस्यों की एक टीम बनाई है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, और केरल कांग्रेस के एक नेता जो कि ए.के. एंटनी हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हैं अनिल एंटनी, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों के लिए उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से बीजेपी का जो गठबंधन है, मतलब एनडीए जो है, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें इस बार 38 पार्टी है, 38 पार्टी है। तो जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है, जिसमें अपना दल भी है, जिसमें और भी कई पार्टियां हैं। तो ये जो एक गठबंधन बना है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए जो सबसे बड़ा फॉर्मूला निकाला है, बीजेपी असल में पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पसमानदा मुसलमान कौन है? पसमानदा मुसलमान हैं जिन्होंने जो कि बैकवर्ड तबके से आते हैं। पसमानदा का मतलब होता है बैकवर्ड, और इनकी संख्या ये 85% है। भारत में 85% पसमानदा मुसलमान है, पिछड़े वर्ग के मुसलमान है, और केवल 15% मुसलमान एलीट क्लास है। तो अब तक होता ये था कि जो एलीट क्लास का वो जो मुसलमान था, पढ़ा लिखा मुसलमान, या इसको हम कह सकते हैं जो अमीर लोग हैं मुसलमानों में, बड़ा मकान रखते हैं, वो जो पसमानदा मुसलमानों को चुनाव में भड़का दिया करते थे कि आप बीजेपी को वोट न दें। इस बार बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों पर दांव लगाया है। तो अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, जरा गौर से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। मैं बीच बीच में लाइव भी आता रहूंगा, तो आप जरूर उससे जुड़े। अब देखिए, बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ा दांव खेला है। अब जो मैंने आपको बताया कि एंटनी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। दूसरा, बीजेपी ने क्या किया है कि प्रोफेसर तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। ठीक है, 2017 यानी 7 मई 2017 से 2 अप्रैल 2023 तक, 7 अप्रैल माफिए 7 मई 2017 से 2 अप्रैल 2023 तक वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर तारिक मंसूर। तारिक मंसूर अभी बीजेपी यूपी बीजेपी में विधान परिषद सदस्य भी हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर का बीजेपी से इनकी नजदीकी रही है, और आपको मैं बता दूं, जब इनको 2017 में वाइस चांसलर नियुक्त करने की बात चल रही थी, उस समय काफी विरोध हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके बीजेपी से ताल्लुकात रहे हैं। बीच में आपको बता दूं, उनके बेटे की शादी हुई थी, प्रोफेसर तारिक मंसूर के बेटे की शादी हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी उस शादी में शामिल होने के लिए गए थे। तो इससे पता लगता है कि बीजेपी के साथ इनकी कितनी करीबी है। अब ये तो हुई एक अलग बात, लेकिन इनको बीजेपी में शामिल क्यों किया गया? अब बीजेपी में शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसमें इनको जेपी नड्डा ने जो 38 सदस्यों की जो टीम बनाई है चुनाव में पूरी ताकत लगाने के लिए, 38 सदस्यों की जो टीम बनाई है, उसमें इनको बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी इसलिए किया गया है क्योंकि प्रोफेसर तारिक मंसूर खुद भी पसमानदा समाज से आते हैं। ये कुरैशी बिरादरी के हैं। कुरैशी बिरादरी आप जानते होंगे, कुरैशी बिरादरी जो मीट वगैरह का व्यापार करते हैं, ये कुरैशी है और ये पसमानदा तबके से आते हैं। तो इनको बीजेपी ने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपना एक अहम रोल अदा करेंगे। जो 85% पसमानदा मुसलमान हैं, जो कि पिछड़ेपन के शिकार हैं, जिनको पिछली सरकारों ने बीजेपी का ऐसा माना
कि जिनको पिछली सरकारों ने केवल यूज किया, अपना वोट बैंक, अपने वोट बैंक के लिए इनको इस्तेमाल किया, अब उनको भारतीय जनता पार्टी मेन स्ट्रीम कर रही है और उनको अभी सुविधाएं भी मिल रही है। बहुत सारे लोगों को घर वर, मतलब कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। तो बीजेपी इन मुसलमानों पर दांव लगाने जा रही है 2024 जीतने के लिए। तो क्योंकि देखिए अब इसलिए ऐसा हो रहा है कि इस बार 38 पार्टियों का गठबंधन है। अभी 26 पार्टियों का अलायंस कांग्रेस ने किया है। 26 पार्टी, उसमें कांग्रेस है, उसमें बाकी समाजवादी पार्टी है, लालू यादव, ये सब, नीतीश कुमार है, तो और भी ममता बनर्जी वगैरह। तो उस अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आखिर ऐसा क्यों किया, 38 पार्टियों को शामिल किया। देखिए बीजेपी का इस बार प्रोग्राम है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, टोटल 80 सीटें। तो बीजेपी ने इस मिशन को नाम दिया है मिशन 80, यानी कि पिछली जो सीटें थी, पिछला जो चुनाव था 2019 में लोकसभा का, उसमें बीजेपी 10 सीटों पर बुरी तरह हारी थी। तो इस बार बीजेपी किसी भी तरह की हार का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि उस बार भी वो प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। ठीक है, इसलिए मिशन 80 के तहत बीजेपी को बाकी लोगों के जो उनका कोर वोटर है, हिंदू वोटर, वो तो वोट देगा ही। हालांकि हिंदुओं में भी लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, कुछ लोग मायावती को देते हैं, है ना, कोई वोट बढ़ जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये कोशिश की है कि हिंदू वोटर जो उसका कोर वोटर है वो तो वोट देगा ही देगा, साथ ही जो पसमानदा मुसलमान है, अगर 85%, 85% पसमानदा मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी विक्ट्री होगी। तो इस लिहाज से ये कदम उठाया गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर, जो कि एक शिक्षाविद भी है और उन्होंने वो कई और पदों पर रहे हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खिताब करने के लिए गए थे तो उनका बड़ा विरोध हुआ वहां पर, लेकिन भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जिम्मा संभाला था और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। मोदी जी का कार्यक्रम बहुत ठीक ठाक तरीके से संपन्न हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहन भागवत भी इनके बेटे की शादी में जा चुके हैं, तो एक करीबी रिश्ता है। इस तरह से अब बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार संसद में बयान दिया था कि एक मोदी सब पर भारी। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मोदी है, केवल अगर हम मोदी, वैसे तो चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और तो अभी कोई चेहरा दिखता नहीं है। तो हाँ, अभी विपक्ष का चेहरा डिसाइड नहीं हुआ, ये बात सही है। जो INDA नाम का जो गठबंधन बना है, इसमें अभी चेहरे को लेकर ही सस्पेंस है। कुछ लोगों ने कह दिया है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने खुद ही कह दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कह चुके हैं, ना हमारा सत्ता पाने की हमें दिलचस्पी है, ना राहुल गांधी PM पद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर अभी भी केस चल रहा है जो मोदी सरनेम को लेकर है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो अगर राहुल गांधी उस दिन जो अगली जो तारीख पड़ी है, अगर फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आता है तो राहुल गांधी तो वैसे भी चुनाव नहीं लड़ सकते। और दूसरा क्या है कि ममता बनर्जी कभी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। ममता बनर्जी नहीं करेंगी, ना अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का भी जो अतीत में अनुभव है, पुराना अनुभव है कांग्रेस के साथ, वो अच्छा नहीं है। इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इनको बहुत बुरी तरह से इनको हार का सामना करना पड़ा। तो अच्छा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है वो जो उसको ये लगता है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो अपना अपर हैंड रखेगी। लेकिन इस बार क्या है कि कांग्रेस के तेवर थोड़ा नीचे आए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह चुके हैं कि इस बार हमारी चुनाव जीतने में, मतलब हमारी सत्ता पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, न राहुल गांधी PM पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि राहुल गांधी ने बड़ा माहौल भी बनाया था, भारत जोड़ो यात्रा की थी, बहुत कुछ किया था। वो अमेरिका में गए 2 बार, वहां उन्होंने भारत के खिलाफ तमाम बातें कही, भारत विरोधी बातें कही। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार बीजेपी यानी NDA बनाम इंडिया, तो इसको लेकर भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी हुई कि इंडिया नाम रखा। तो PM मोदी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो
इंडिया नाम तो इंडियन इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम के आगे भी लगा हुआ है, और दूसरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के आगे लगा हुआ है। फिर मोदी जी से पूछा गया भाई आपने आपके ट्विटर हैंडल पर भी तो इंडिया लिखा हुआ है, तो ये बात करते कम समझ में आई। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये जो 2024 का चुनाव है इसमें बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है, और देखिए बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है, और बीजेपी का जो नेतृत्व है ना वो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ था, कर्नाटक में याद करिए जहां पर बीजेपी को बहुत बुरी शिकस्त हुई इस बार। बीजेपी ने सोचा नहीं होगा, अमित शाह ने रैलियां की, प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, सब फेल हो गया। विकास का कार्ड भी फेल हो गया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी कार्ड फेल हो गया। तो इस बार अब बीजेपी को समझ में आ गया है कि केवल इनसे काम नहीं चलेगा, इन दो चीजों से काम नहीं चलेगा। दूसरा, बीजेपी को ये पता है कि जो दूसरे दल पार्टी में छोड़कर आए हैं, तो दूसरे दलों से जो लोग पार्टी में आए हैं हमारे, जिन लोगों ने दूसरी कांग्रेस से आए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनको भी बराबर का महत्व देना है, क्योंकि वो पार्टी में आ गए। आपने अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी तो वो नाराज हो जाएंगे, हो सकता है कल को फिर वो लौट जाए अपनी पार्टी में, तो उनको भी खुश रखना है। तो एक टिफिन क्या कहते हैं उसको, एक टिफिन सर्विस, टिफिन टिफिन अभियान चल रहा है, जिससे कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि बीजेपी के नेता जगह जगह जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने उसकी शुरुआत की थी कि वहाँ टिफिन खोला जाता है, सब लोग टिफिन से खाना खाते हैं, उसमें छोटे कार्यकर्ता भी टिफिन से खाना खाते हैं, बड़े नेता के साथ, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब उसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर प्रधानमंत्री भी हैं तो वो एक कार्यकर्ता की तरह है, वो भी प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन कार्यकर्ताओं से उनका संवाद बना हुआ। पार्टी में कोई छोटा बड़ा नेता नहीं है, ऐसा महसूस किया गया कि जो पुराने नेता हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो बीजेपी इस बार पूरा कैलकुलेशन लगाकर पूरा हर तरह से, अच्छा जातीय समीकरण पर भी पूरा जोर है। जातीय समीकरण आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपने पसमानदा मुसलमानों को देखा, पसमानदा मुसलमानों में कौन आते हैं, कुरैशी है, नाई है, धोबी है, या अंसारी है, ये आते हैं, जुलाहे आते हैं। इसी तरह से जो दूसरी जाति है उसमें आप जैसे ओम प्रकाश राजभर को जोड़ लिया तो राजभर समाज के लोग जुड़ेंगे। फिर दारा सिंह चौहान जो घोसी समाज के वो आ गए, वो समाजवादी पार्टी में थे। तो इस तरह से सबको एक टारगेट दे दिया कि भाई आप अपने अपने इलाकों में जाएं और बीजेपी के बारे में बताएं। और बीजेपी को इस बार मिशन 2024 में 80 सीटें लोकसभा की चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कि केंद्र की सत्ता का रास्ता, केंद्र की जो सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में भी किस तरह से एनसीपी में बीजेपी ने सेहत लगाई, तो अजीत पवार और उनके कई नेता एनडीए में शामिल हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि यूपी में भी 80 सीटें हैं शायद, महाराष्ट्र में 45 से 48 सीटें हैं, इस तरह से। तो ये सारा खेल, ये सारा कैलकुलेशन चल रहा है। तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को जो शामिल किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो पसमानदा समाज से आते हैं और उनको एक उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी है, तो वो देखेंगे। और जो लोग, बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो पसमानदा मुसलमान है वो चाहता तो है बीजेपी को वोट देना, लेकिन जो एलिट क्लास का जो मुसलमान है ऊपर जो बैठे, जिसमें सलमान खुर्शीद है कांग्रेस की, बड़े खानदान के लोग जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, या और भी जो लोग हैं, वो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पसमानदा मुसलमानों को कि आप बीजेपी को वोट न दें। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि बीजेपी आपके लिए बड़ा काम करने वाली है इस बार, आप बीजेपी को वोट दें, इसलिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और यही फॉर्मूला अपनाया गया है प्रोफेसर तारिक मंसूर को जोड़ने का इस बार। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर इसको आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।